हेलो एवरीवन। सो हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे एनीमिया के बारे में। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं वही चीज़ जो लास्ट वीडियो में हमने क्या एनीमिया का डेफिनेशन को देखा, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से एनीमिया का डेफिनेशन वो भी देखा, और साथ में हीमेटोलॉजिकल वैल्यूज़ और कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो एनीमिक पेशेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे भाई, वो कौन सा एनीमिया है, इसमें इस पर्सन में कौन सा एनीमिया, और उसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, ओके, हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं एनीमिक पेशेंट को, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस से। ओके, उससे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, तो डाइट्री, तो जब कोई कभी तुम्हारे पास एनीमिक पेशेंट आया, ओके, एनीमिया पेशेंट आया है तो तुम हिस्ट्री लोगे उसका। ओके, हिस्ट्री टेकिंग तो ऑब्वियसली करते हैं, तो डाइट्री हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द यंग एंड एल्डर्स। ओके, तो तुम डाइट्री, अगर कोई पेशेंट है उसमें मतलब वो एकदम वेज है, प्योर वेज है, वो नॉन वेज नहीं खाता, तो वो प्योर वेज है तो उसमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी कम हो सकती है। ओके, तो ये जो हिस्ट्री टेकिंग से ना ये सारी चीज़ें हमें पता चलता है। ओके, हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर वेज लैक्स विटामिन B12। अगर कोई प्योर वेज है, जो प्योर वेज होते हैं बहुत सारे अभी इंडिया में देखने को मिलते हैं, प्योर वेजिटेरियंस जो उनमें विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है और आयरन डेफिशिएंसी की कमी देखने को मिलती है, इनसफिशिएंट। और बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खाते नहीं है, उनको पसंद ही नहीं होता ग्रीन वेजिटेबल्स क्या होते हैं वो, और जो इनसफिशिएंट ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते और ओवर कुक्ड फूड लेते हैं, उनमें फोलेट डेफिशिएंसी की चांसेस देखने को मिलते हैं। ओके, विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी साथ में हो जाता है। ओके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, मेगालोब्लास्ट निकल के ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ओके ओके, ड्रग हिस्ट्री वो कौन सा मेडिसिन लेता है, मतलब कुछ जैसे ड्रग्स लेता है, कोई ऐसे मेडिकेशंस लेता है जिसकी वजह से कि एनीमिया हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ड्रग हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ओके, कुछ ऐसा ड्रग्स की वजह से भी ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया हमें देखने को मिलता है। ओके, पास्ट हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी। ओके, गैस्ट्रेक्टोमी की वजह से भी हमें, देखो गैस्ट्रेक्टोमी करने से क्या होता है कि जो स्टोमक है उसको हटा, उसको मतलब कट किया जाता है या उसका साइज डिक्रीज किया जाता है। ओके, उसमें क्या इंट्रेंसिक फैक्टर, जो इंट्रेंसिक फैक्टर का क्या काम होता है, स्टमक रिलीज करता है इंट्रेंसिक फैक्टर, जो इंट्रेंसिक फैक्टर का काम होता है कि विटामिन B12 को कैप्चर करना। ओके, विटामिन B12 हमें जो हीमोग्लोबिन का मैच्योरेशन में जो आरबीसी मैच्योर होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12 एंड फोलेट। ओके, तो इंट्रेंसिक फैक्टर ही सही से काम नहीं कर रहा तो विटामिन B12 अपनी बॉडी में आएगा कैसे। ओके, तो गैस्ट्रेक्टोमी करने की वजह से तो इंट्रेंसिक फैक्टर सही से सिक्रेट नहीं होगा, तो विटामिन B12 की कमी देखने को मिली। इलियक सीजेशन गिव पॉइंट टुवर्ड्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ओके, इंपॉर्टेंट है, जब हम B12 डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी कवर अप होंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिक एनीमिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तुम्हारे पास पेशेंट आया बट तुम्हें पता नहीं कि उस पेशेंट में कौन सा एनीमिया है, बट हम सिर्फ एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हो, ओके, ऊपर ऊपर से। ओके, मेंस्ट्रुअल एंड रिप्रोडक्टिव स्टेटस इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेस द आयरन स्टेटस। ओके, हमें पूछना चाहिए कोई फीमेल आए, तुम्हारा मेंसेस का कब आता है, कौन सा ड्यूरेशन क्या है, अगर ब्लड ब्लीडिंग कैसा होता है, ज़्यादा होता है मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होता है, कम होता है। ओके, जो टाइम ड्यूरेशन कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज होता है। ओके, वो सारी चीज़ें पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से भी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। ओके, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, पेशेंट जो कोई कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो वेल्डिंग पॉइंट्स में वो काम करते हैं, डाइज, पेंटिंग में एक्सपोजर टू लिड, इन सब में क्या होता है कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, पॉइजनिंग होने लग जाता है। ओके, ये पॉइजनिंग होने की वजह से क्या होता है कि इनमें एनीमिया के मतलब हिमोलाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके ओके, फैमिली हिस्ट्री, कुछ फैमिली हिस्ट्री की वजह से जो इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया है, इनहेरिटेंटली मतलब वो तुम्हें पूर्वजों से ही मिलता आ रहा है, वो कंडीशन भी है। तो हिस्ट्री टेकिंग में हमें ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलते हो। ओके, एक बार मतलब ये तुम्हें, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें ये लिख लोगे या याद कर लो, बट एक बार तुम सुन लोगे या एक बार देख लोगे तो तुम्हें आगे जाके वैसे भी, अभी तुम आयरन डेफिशिएंसी विटामिन B12 ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ एनीमिया जो पढ़ते जाओगे तो उसमें ये सारे चीज़ पॉइंट जो कवर अप होते जाएंगे। ओके, एग्जामिनेशन। ओके, अब तुम एग्जामिनेशन करोगे, मैंने बोला ना कि पेशेंट आया है तो उस पेशेंट के कॉन्जेक्टिवा चेक करते हैं, टंग चेक करते हैं। ओके ओके, नेल्स, हेयर, स्किन, वो सब चेक करते हो। ओके, तो पेलर, सबसे पहले पेलर विथ एंगुलर चिलाइटिस। ओके, एंगुलर चिलाइटिस मतलब जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स के साइड पे कुछ तुम देखो, कुछ तुम कभी देखे होंगे कुछ लोगों के लिप्स के साइड पे ना एकदम पूरे क्रैकल्स दिखने को मिलेंगे, क्रैक्स, एकदम ऐसा लगता है कि पूरे फट गए साइड पे होठ, ऐसा लगता है कि सब मुंह जोर से फुलाएंगे तो साइड पे पूरा फट जाएगा। तो ये क्लासिकल सिम्टम है। ओके, क्लासिकल एंड इंपॉर्टेंट सिम्टम दैट, सॉरी साइन, a classical sign to diagnose the patient has a
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, कोलेंशिया। ओके, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, स्पूनिंग ऑफ नेल्स। देखो, पेलर विथ एंगुलर चिलाइटिस एंड कोलेंशिया, स्पूनिंग ऑफ नेल्स, ये दोनों एक क्लासिकल साइन है जिसमें मतलब जिससे मतलब बता सकते हैं भाई तुम्हें आयरन डेफिशिएंसी है नहीं है। ओके, फिर हम लैब डायग्नोसिस के थ्रू पता करेंगे कि भाई इस पेशेंट को कितना आयरन की कमी है, और उसके बाद हमें पता करेंगे कि भाई किसके वजह से उसको ये कॉज क्या है, कॉजिंग फैक्टर क्या है, कॉजिंग फैक्टर को सीज करेंगे और साथ में उसको आयरन सप्लीमेंट्स भी देंगे। ये हुआ अपना ट्रीटमेंट आयरन डेफिशिएंसी का। आयरन डेफिशिएंसी का ऐसा ही होता है ट्रीटमेंट। तुम्हारी कॉज क्या है, उस कॉज को ट्रीट करेंगे, फिर साथ में आयरन सप्लीमेंट्स भी देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ नकल्स इन, जो नकल्स होते हैं, ओके, नकल्स जो है हाइपर पिगमेंट एकदम डार्क दिखने लग जाएंगे। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ओके, ओके, तो ये भी एक क्लासिकल साइन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का। ओके, प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस। ओके, हिमोलाइटिक एनीमिया में जॉन्डिस हमें देखने को मिलता है, जो हम हिमोलाइटिक एनीमिया में हम देखेंगे आगे। तो प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस विद पेलर स्किन सजेस्ट द हिमोलाइटिक। तो तुम्हें पेलर भी है, पेल भी हो, एनीमिया है तो ऑब्वियसली तुम पेल दिखोगे। ओके, ओके, तो जॉन्डिस भी है तो उससे हमें पता चलेगा कि हिमोलाइटिक एनीमिया है पेशेंट को। स्प्लीनोमेगाली इंडिकेट्स द ऑटो इम्यून हिमोलाइसिस इन्फेक्शंस लाइक काला अजहर। ओके, स्प्लीनोमेगाली इन्फ्लेमेशन ऑफ स्प्लीन की वजह से हमें पता चलता है कि ऑटो इम्यून हिमोलाइसिस है इस पेशेंट को, या कोई इन्फेक्शन जैसे कि काला अजहर इन्फेक्शन हुआ है। ओके, सो दिस इज नॉर्मल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, लैब डायग्नोसिस। तो हम लैब डायग्नोसिस में हम 3 तरीके से हमें डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले आरबीसी, सॉरी सीबीसी, टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट एंड पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ओके, तो ये 3 तरीके से, और भी है। ओके, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन भी करेंगे। ओके, वो सारे चीज़ से भी हमें पता चलता होगा। सीबीसी में नॉर्मल तुम बोलते हो ना कि मतलब फीवर आया है भाई, बुखार आया है, तो डॉक्टर जो उन्हें पता नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम क्या है, तो उससे पहले रिकमेंड क्या होता है कि सीबीसी करवाई दो। हीमोग्लोबिन, उस सीबीसी में हम क्या कौन से चीज़ों के वैल्यूज हमें मिलते हैं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट, एमसीवी, जो आरबीसी इंडेक्स होते हैं, पीसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, टोटल सॉरी टोटल वाइट ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सारे जो है कंप्लीट ब्लड सीबीसी में हमें देखने को मिलते हैं। तो ओके, फिर सेकेंड वाला जो है रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, तो इन सब ये जो वैल्यूज के जो वैरी करते हैं, जो डिक्रीज हुआ था, उन सब कंडीशन में हमें एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, रेटिकुलोसाइट। ओके, रेटिकुलोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि आई होप तुम्हें ये चीज़ पता होगा। इमेच्योर आरबीसीज, जो रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो 1-2 दिन तक वो बोन मेरो में रहेंगे, फिर टोटली मेच्योर होने के बाद वो ब्लड वेसल में, हीमोग्लोबिन में, सॉरी ब्लड के अंदर वो मिल जाते हैं। ओके, तो रेटिकुलोसाइट्स, ओके, अडल्ट्स में कितना वैल्यू होना, 0.5 to 2% होना चाहिए, और इन्फेंट्स में 2% to 6% होना जरूरी है। ओके, इससे कम हुआ तो भी अब नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हुआ तो भी अब नॉर्मल है। तो देखते हैं कंडीशंस क्या है। डिक्रीज्ड बिलो 0.5, मतलब डिक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट्स द, मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट, देखो सिंपल बात है यार, रेटिकुलोसाइट है ना, रेटिकुलोसाइट काउंट हम क्यों देखते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे बोन मैरो सही से काम कर रही है या नहीं। ओके, रेटिकुलोसाइट ज़्यादा है ब्लड में, जिससे जितना होना था उससे ज़्यादा है, तो उससे पता चलता है कि भाई तुम्हारा बोन मैरो हद से ज़्यादा काम कर रहा है, और जितने मतलब नॉर्मल से कम है, तो उससे पता चलता है कि भाई तुम्हारा बोन मैरो काम ही नहीं कर रहा है सही से। ओके, तो डिक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट इंडिकेट्स द डिक्रीज्ड हिमोटोपोएटिक एक्टिविटी। ओके, तो ये कंडीशन किस किस में, एप्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक इन्फेक्शन, ओके, कुछ मेडिकेशन जैसे कि क्लोरोमाफिनिकॉल एंड मेथोट्रेक्सिकेट एंड अदर कीमोथेरेपी मेडिसिन, इन सब मेडिसिन, ये सब मेडिकेशन की कंडीशन में जो है रेटिकुलोसाइट जो है सीवियरली डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन मेरो का जो आरबीसी बनाने का, जो ब्लड सेल्स बनाने का टेंडेंसी वो कम हो जाता है। ओके, एंड इंक्रीज, जो नॉर्मल से है भाई, हद से ज़्यादा काम कर रहा है तुम्हारा बोन मेरो, हद से ज़्यादा हिमोटोपोटिक एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। कौन से कंडीशन में देखने को मिल रहा है, देखो हिमोलाइसिस, अपनी बॉडी में जितना, एक देखो अपनी आरबीसी का 120 डेज होता है आसपास, तो 120 डेज से पहले ही आरबीसी जो है टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसको कंडीशन को बोलेंगे हिमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो हिमोलाइसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो बोन मेरो पे प्रेशर आ रहा है कि भाई बॉडी में आरबीसी सब टूट रहे, तो भाई बोन मेरो भाई जल्दी जल्दी ज़्यादा आरबीसी बना। तो बोन मेरो भाई इतना कभी स्ट्रेस नहीं ले, वो देखो बोलते हैं ना कि
उतावल उतावल में मतलब वो क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम सही से होता नहीं। तो बोन मैरो भी उस टाइम पे वही काम करता है, जल्दबाजी में काम लेता है और मतलब इमेच्योर रेटिकुलोसाइट जो है ब्लड में रिलीज करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू से रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से तो ये कॉज हुआ हिमोलाइसिस में, ये चीज़ देखने को मिलता है। रैपिड ब्लड लॉस हुआ है। ओके, मेडिकेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देखने को मिलता है। ओके, याद इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेगनेंसी के टाइम पर रेटिकुलोसाइट जो है वो काउंट बढ़ जाता है नॉर्मल से। लीवोडोपा, मलेरियन मेडिकेशन, कॉर्टिकोट्रोफिन, फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, इन सब कंडीशन में जो है वो रेटिकुलोसाइट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, थर्ड वन, जो थर्ड मेथड मैंने बताया, सबसे पहले complete blood count, and second one is the reticulocyte count, and third one is the peripheral blood smear. Peripheral blood smear है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, देखो इसमें मतलब बोन मैरो, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया। क्या बोन मैरो एग्जामिनेशन के ऊपर मैंने टोटल वीडियो बनाया, किस तरह एग्जामिनेशन करते, कौन से प्रोसेस है, मैंने पूरा व्हाइट बोर्ड पर मैंने पूरे अच्छे से समझाया। ओके, इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियाज देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी। ओके, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हम ब्लड को मतलब बोन मैरो एग्जामिनेशन के थ्रू या ब्लड को हम के आरबीसी की मॉर्फोलॉजी को हम चेक करेंगे। ओके, नॉट ओनली आरबीसी, ब्लड सेल के मॉर्फोलॉजी को हम माइक्रोस्कोप के अंडर हम चेक करते हैं। ओके, चेक करने से हमें पता चलता है कि भाई उन मॉर्फोलॉजी के, भाई आरबीसी का नॉर्मल साइज से, नॉर्मल शेप आउट हुआ या साइज से कम है, तो उससे भी हमें डायग्नोस कर सकते हैं भाई इस पेशेंट को कौन सा टाइप ऑफ एनीमिया है। ओके, जैसे कि माइक्रोसाइटिक, जैसे कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। देखो न्यूट्रोफिल है, ये समझो न्यूट्रोफिल है, तो हाइपर सेगमेंटेड है, हाइपर सेगमेंटेड, तो इस तरह हाइपर सेगमेंटेड देखने को मिला, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिल रहे हैं और मेगालोब्लास्ट तुम्हारे ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, तो ये दिस सजेस्ट दैट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इस पर्सन को। ओके, एंड द सेकंड वन इज द मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक जो नॉर्मल आरबीसी का जो साइज है उससे कम है, और उसका जो कलर है, जिस जो पेरीफेरी में एकदम मस्त पे रेडिश पिंक कलर होना था और सेंट्रल में पेल होना था, और पूरा पूरा आरबीसी पेल दिखने को मिल रहा है। ओके, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में आयरन डेफिशिएंट और थैलेसेमिया हमें देखने को मिलता है। ओके, तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट्स टू डायग्नोज द एनीमिया। ओके, और भी है अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एनीमिया। ओके, इन हिमोलाइटिक कंडीशन में कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं? केटायन एक्सचेंज, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HB इलेक्ट्रोफोरोसिस, सिकलिंग टेस्ट, कूम्स टेस्ट, ऑस्मोटिक रेड सेल फ्रेजिलिटी, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस एंजाइम। ओके, वेरियस एंजाइम को हम एस्टिमेट करेंगे कि भाई जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, G6PD की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी एनीमिया में देखने को मिलता है। रैपिड प्लाज्मा हीमोग्लोबिन विच इंडिकेट द इंट्रावेस्कुलर। देखो तुम्हारे प्लाज्मा हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ही बढ़ गया। ओके, तो वो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस को डायग्नोसिस मतलब इंडिकेट करता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन जो है आयरन, विटामिन B12 एंड फोलेट एसिड। ओके, इन सब को हम इन सब का हम टेस्ट करवाते हैं। ओके, आयरन प्रोफाइल टेस्ट। ओके, तो इन सब आयरन प्रोफाइल टेस्ट में क्या पता चलता है कि सीरम आयरन, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन, ओके, सीरम फेरिटिन, इन सब को हम आयरन प्रोफाइल टेस्ट में हमें हमें अगर नॉर्मल से कम देखने को मिल रहा है तो देखो, बट आयरन डेफिशिएंसी में TIBC जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, बाइंडिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है, बट बॉडी में आयरन रहता ही नहीं है, तो ये इंक्रीज देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी में, बाकी सब डिक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इंडिकेट्स द आयरन डेफिशिएंसी। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 कंडीशन में सीरम विटामिन B12 फोलेट लेवल्स को चेक करते हैं। होमोसिस्टीन एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो विटामिन B12 और फोलेट की कमी होने की वजह से हिमोसिस्टिन अपनी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये दिस इंडिकेट्स द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, तो हिमोसिस्टिन के बारे में हम जब मेगालोब्लास्टिक पढ़ेंगे तो हम डिटेली पढ़ेंगे। ओके, ये हिमोसिस्टिन बहुत खतरनाक चीज़ है। ओके, ओके, द लास्ट वन इज द यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन। यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन भी हम करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? कोई कुछ प्रोटीन्स रिलीज हो रहे हैं, या देखो जब हीमोलाइटिक एनीमिया में ना यूरिन एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो हम हीमोलाइटिक एनीमिया में पढ़ेंगे। हर एक कंडीशन को अच्छे से डिटेल में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के साथ हम पढ़ेंगे। ओके, कुछ रेड सेल्स निकल रहे हैं, यूरोबिलिनोजन, हीमोसिड्रिन। ओके, हीमोलाइटिक एनीमिया में हीमोसिड्रिन देखने को मिलता है यूरिन में। ओके,
एंड कैन प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन फॉर द एनीमिया। ओके, स्टूल एग्जामिनेशन भी करते हैं, जैसे कि ओवासिस, ऑकल्ट ब्लड, ये सब इंडिकेट्स किसको इंडिकेट करते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करते हैं। ओके, एंड द अपर एंड लोअर जीआईटी एंडोस्कोपी भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग भी ऐसा एक कॉज होता है। इंटरनल ब्लीडिंग, कोई अल्सर हुआ है, कोई कार्सिनोमा हुआ है, जो इंटरनल जीआईटी ब्लीडिंग हो रहा है। ओके, तो उस ब्लीडिंग होने की वजह से जो मतलब ब्लीडिंग जा रहा है, आयरन पूरा वेस्ट होता जा रहा है, तो बॉडी में आयरन की कमी देखने को मिलती है। तो जीआईटी एंडोस्कोपी करने की वजह से हमें पता चलता है कि भाई कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। ओके, कोई अल्सर या कोई मेलिग्नेंसी से वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हम आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? देखो, ट्रीटमेंट करने के लिए ना सबसे पहले एक अच्छी हिस्ट्री टेकिंग होनी चाहिए। ओके, सही से एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। ओके, और उससे हमें पता चलता है कि अगर तुम्हें फिर भी तुम्हें आइडिया नहीं है तो तुम्हें कोई लैब टेस्ट करवाना है, उस टेस्ट से भी हमें डायग्नोसिस तुम कर सकते हो। और तुम्हें उस ये पूरे प्रोसेस में ना तुम्हें पता चले कि भाई इस पेशेंट का कॉज क्या है। ओके, हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन में हमें पता चले कि इस पेशेंट का कॉज क्या है, पहले उस कॉज को ट्रीट करना है। ओके, जो कॉज है, एग्जिस्टिंग कॉज जो पहले से आ रहा है, उस कॉज की वजह से जो आ रहा है, जब तुम कॉज को ट्रीट ही नहीं करोगे, डायरेक्ट तुम आयरन सप्लीमेंट्स या B12 विटामिन B12 फोलेट सप्लीमेंट्स दोगे, तो वो थोड़ी कुछ दिनों तक ठीक रहेगा, फिर उसके बाद वो वही वही गाड़ी फिर वहीं पे अटक जाएगी। ओके, तो सबसे पहले कॉज को ट्रीट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट शुड बी डन बाय डायग्नोसिस ऑफ द अंडरलाइंग एनीमिया। इफ एनीमिया इज एक्यूट, अगर एनीमिया एक्यूट एंड सीवियर है, ओके, विच इज थ्रेटनिंग द पेशेंट सर्वाइवल, मतलब पेशेंट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उस कंडीशन में हम ऑक्सीजन टिश्यूज तक ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। ओके, टिश्यू हाइपोक्सिया ट्रीटेड, टिश्यू अगर टिश्यू में हाइपोक्सिया देखने को मिल रहा है, ओके, ट्रीटेड बाय द आरबीसी ट्रांसफ्यूशन। ओके, एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी हम करते हैं। ओके, एंड इफ एनीमिया इज लेस सीवियर, अगर एनीमिया कोई उतना सीवियर नहीं है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन विद अ प्रॉपर डायग्नोसिस। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बारे में भी हम आगे देखेंगे, हर एक एनीमिया जो हम कंडीशन पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे। ओके, द ट्रीटमेंट इज प्रॉपरली डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ द एनीमिया। ओके, हम कॉज के ऊपर ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, कॉज पता चला, अगर कोई पेशेंट है तो वो नॉनवेज है, मतलब सॉरी वेजिटेरियन है। ओके, वेजिटेरियन है, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी यानी में देखने को मिलती है। फीमेल है, उनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा, और ऊपर से वो वेज है, प्योर वेज है, तो उनको उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट जो है करना ज़रूरी है। ओके, सबका अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ओके, किसी का मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट सबका एक जैसा नहीं होता, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो ट्रीटमेंट जो है वो बढ़ता जाता है, चेंज होता है, वेरी करता रहता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द क्लासिक एनीमिक सिम्टम्स। एनीमिया के जो नॉर्मल सिम्टम्स है, कैसे डायग्नोसिस करते, डायग्नोस्टिक कौन से चीज़ों से हम डायग्नोसिस करते हैं, वो सारे चीज़ें। अभी देखो, मैंने ये वीडियो बनाने के चांसेस, मैं देखो, मैं अगर तुम लाइन वाइज देखते जाओगे तो तुम्हें आगे के जो भी टॉपिक्स है वो पूरे ईजी हो जाएंगे, मक्खन बटर। ओके, की बोलते हैं ना, केक वॉक जैसा लगेंगे। ओके, तो 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 दिस इज ऑल अबाउट दिस एनीमिया टॉपिक। ओके, थैंक यू।